नमस्कार दोस्तों, मैं हुकम सिंह अपने YouTube चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम इस सीरीज़ का लेक्चर 41 पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडिया में जो भी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रीज़ का आज ये लास्ट लेक्चर होगा। दोस्तों, ये सीरीज़ आपके लिए इन सभी एग्ज़ाम्स में बेनिफिट देगी, तो आप इसका लाभ उठाइए और इसको फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया में जो भी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं और उनका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है, हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का। ठीक है, इंडिया में जो भी 210 लार्ज सीमेंट प्लांट्स हैं उनमें से 77 तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड तमिलनाडु में ही लोकेटेड है। ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020 के दौरान सीमेंट के प्रोडक्शन की बात करें तो ये 329 मिलियन टन रहा था और इसको फाइनेंशियल ईयर 2020 तक 381 मिलियन टन तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया था। इसके अलावा अगर हम सीमेंट के कंजप्शन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में सीमेंट का कंजप्शन 327 मिलियन टन था और इसको फाइनेंशियल ईयर 2020 तक बढ़ा के 379 मिलियन टन तक टारगेट रखा गया है। अगर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर था 2019 के दौरान, जिसमें इंडिया का प्रोडक्शन 111.2 मिलियन टन रहा था। अगर जो इंडिया की ग्रोथ है इंडियन स्टील सेक्टर में, ये इस चीज़ से ड्राइव होती है कि रॉ मटेरियल्स की डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी कैसी है। फॉर एग्जांपल आयरन ओर या फिर कॉस्ट इफेक्टिव लेबर। परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि जो स्टील सेक्टर है वो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट के लिए एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो क्रूड स्टील और फिनिश्ड स्टील का जो प्रोडक्शन रहा था, क्रूड स्टील का प्रोडक्शन रहा था 102.49 मिलियन टन और फिनिश्ड स्टील का जो प्रोडक्शन रहा था वो रहा था 94.66 मिलियन टन। देखिए, अगर हम क्रूड स्टील की बात करते हैं तो स्टील के लिए जो रॉ मटेरियल फॉर्म होती है उसको हम क्रूड स्टील बोलते हैं और जब हमारा मटेरियल बन के तैयार हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम फिनिश्ड स्टील। ठीक है, इसके अलावा इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम मेनली 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से? मेजर प्रोड्यूसर्स, मेन प्रोड्यूसर्स एंड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इंडिया में जो इंडियन स्टील एसोसिएशन है ISA, उसके हिसाब से 2019-20 और 2020-21 दोनों में जो स्टील की डिमांड रही थी वो 7% से ग्रो करी थी। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने यानी इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 को चलाया हुआ है, जिसका टारगेट ये है कि पर कैपिटा स्टील का जो कंजप्शन है उसको 2030-31 तक 160 किलोग्राम से बढ़ाया जाएगा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसका एक्सपेक्टेशन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में $1 बिलियन तक इन्वेस्ट करने का अगले 3 सालों में आयरन प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, जो 2018-19 की इकोनॉमिक सर्वे हुई थी उसके हिसाब से जो स्टील का प्रोडक्शन रहा था वो 128.6 मिलियन टन 2021 तक टच करने का टारगेट रखा गया था। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये इंडिया की जितनी भी ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज हैं उनमें से एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, जिसका काफ़ी सेंचुरीज से इंडिया की इकोनॉमी में एक अच्छा योगदान रहा है। ठीक है, इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका इंडस्ट्री आउटपुट में 7% का कंट्रीब्यूशन रहा है 2018-19 के दौरान। ठीक है, इंडिया की टेक्सटाइल एंड एपरल इंडस्ट्री है उसका इंडिया की GDP में तो 2% कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं उनमें 12% का कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो ग्लोबल ट्रेड है टेक्सटाइल्स एंड एपरल में 2018-19 के दौरान उसमें 5% का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इंडिया की जो टेक्सटाइल एंड एपरल एक्सपोर्ट्स हैं मर्चेंटाइल शिपमेंट्स में वो 2019-20 के दौरान उसमें 11% का शेयर रहा था। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज़ को इंडियन गवर्नमेंट ने चालू कर रखा है इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है,
जो इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर रखा है। इसके अलावा हम देखें तो जो हमारा देश इंडिया है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग के क्षेत्र में। अगर हम जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसका जो मार्केट साइज है उसको 2025 तक $100 बिलियन तक बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है वो इंडिया की इकोनॉमी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए, हम इस चीज़ को इस वजह से जान सकते हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है उसमें इसका 7% का कंट्रीब्यूशन है, और इसके अलावा जो टोटल मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 15% का योगदान है। इसके अलावा इस क्षेत्र में 4.64 मिलियन वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं और 2022 तक इनको 8.23 मिलियन तक बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में से एक है। ठीक है, इसका जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और लेबर इंटेंसिव सेक्टर है ये। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने फ़िलहाल 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर रखा है इस सेक्टर में। इंडिया का जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है ये वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ हैं उनमें से एक है। ठीक है, जो ग्लोबल ज्वेलरी कंजप्शन है उसमें 29% इसका कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जितने भी कट एंड पॉलिश्ड डायमंड्स हैं वर्ल्ड में, उनमें इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक सेंटर है। ठीक है, और मार्केट में जो भी ये एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं इनमें 75% वर्ल्ड का जो पॉलिश डायमंड्स हैं वो इंडिया ही उनको एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, आज के समय में 15 में से जो 14 डायमंड्स हैं जो कि वर्ल्ड में बेचे जाते हैं वो चाहे तो कट या फिर पॉलिश्ड इंडिया में ही किए जाते हैं। ठीक है, इससे आगे अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर कैन एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो महाराष्ट्र स्टेट है वो एक इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है शुगर कैन का। यहाँ पे शुगर कैन की कल्टीवेशन और जो शुगर इंडस्ट्री हैं ये दोनों कोऑपरेटिव सेक्टर के अंडर वर्क करती हैं। इंडिया जो भी मेजर शुगर प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड के उनमें से एक भारत भी है। अगर हम ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है फ्रॉम द वेस्ट एशियन कंट्रीज। इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए इंडिया ने डिफरेंट लोकेशंस में बहुत सारी रिफाइनरीज को इंस्टॉल किया हुआ है। फॉर एग्जांपल असम की जो डिगबोई रिफाइनरी है वो सबसे ओल्डेस्ट है इंडिया में। इसके अलावा कुछ और हम रिफाइनरीज को देखें तो उनमें नुनमाती है, हल्दिया है, बोंगईगांव है, बरौनी है, मथुरा, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोचीन, मुंबई और वडोदरा की कोयाली, ये कुछ फेमस क्रूड ऑयल रिफाइनरीज हैं। देखिए, ये मैप मैं आपको पिछले लेक्चर्स में दिखा चुका हूँ कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है इन रिफाइनरीज की। फॉर एग्जांपल मथुरा है, ये बरौनी है, ये मुंबई है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जो क्रूड पेट्रोलियम होता है उससे बहुत सारे आइटम्स को ड्राइव किया जाता है जो कि नई इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए कलेक्टिवली हम इनको पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ बोल सकते हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो देखिए पॉलीमर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, इलास्टोमर्स, सर्फेक्टेंट्स, ये सब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंडर ही आते हैं। देखिए, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के क्षेत्र में मुंबई को एक हब माना जाता है। 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पेट्रोकेमिकल सेक्टर में काम करती हैं अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ किसका, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। अब ये कौन कौन से हैं हम उनको देख लेते हैं। देखिए, एक है IPCL यानी इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा है PCL, पेट्रोफिल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। तीसरा है CPET यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज NOSIL यानी नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको एज ए प्राइवेट सेक्टर 1961 में एस्टेब्लिश किया गया था। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये मेनली स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन
पर डील करती है। आज के समय में ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्लोबल बन चुकी है क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, उनकी एक चेन के हिसाब के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा ग्लोबल बन चुकी है। कुछ मेन फैक्टर्स हैं इसकी लोकेशन के लिए। जब भी इन इंडस्ट्रीज़ को लोकेट किया जाता है तो हमें पता होना चाहिए वहाँ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो हमारे मटेरियल्स का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उसके हिसाब से ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये जो मेजर हब्स हैं आईटी इंडस्ट्री के वो हैं, देखिए सिलिकॉन वैली है, कैलिफोर्निया है एंड बेंगलोर है इंडिया का। अगर हम कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये एक स्मॉल स्केल डिसेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो हमेशा घर से ही ऑपरेट इसको किया जाता है। अगर हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को डिफ़ाइन करना चाहें तो इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए हमें कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और उसमें हम कितने नंबर ऑफ़ पीपल को एम्प्लॉयड करने की ज़रूरत है, इस चीज़ से इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है। ये मेनली जो लेबर ऑफेंसिव गुड्स हैं उनके प्रोडक्शन पर फोकस करती है। इसके अलावा ये एक सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज भी फेस करती है। वो कैसे कि जो फैक्ट्री बेस्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ इसका बहुत ज़्यादा कंपटीशन चलता रहता है। इसके अलावा ये इंडस्ट्री मिलियंस ऑफ पीपल्स को जॉब प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये इस चीज़ को भी चेक करती है कि जो रूरल पीपल है जो अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं और उनको रूरल एरियाज़ में ही इस इंडस्ट्री को इंस्टॉल करके वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा कुछ ये एडिशनल इनकम भी प्रोवाइड करती है रूरल पीपल्स के लिए। इसके अलावा ये जो लोकल रॉ मटेरियल्स हैं उनके यूज़ पर जोर देती है और जो हमारे राष्ट्रीय संसाधन हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर ध्यान देती है। इसके अलावा हमारी कंट्री के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको भी ये अर्न करती है। इसके अलावा सीजनल और पेरेनियल जो एम्प्लॉयमेंट है लेबर्स के लिए उसको जनरेट करने की कोशिश करती है। तो हम इस लिहाजे से कह सकते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय इकोनॉमी है उसमें ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है कॉटेज इंडस्ट्री। इसके अलावा अगर हम टी प्लांटेशन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये मेनली कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी लेबर अवेलेबिलिटी देखें तो ये मेनली वीडिंग यानी कि निराई, मैन्योर, प्रूनिंग, काट छाँट, प्लकिंग, इसको तोड़ना, ये बहुत ही ज़्यादा टीडियस जॉब है। इसमें स्किल की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होता है। पर अच्छी बात यह है कि इसलिए इसमें चीप फीमेल लेबर फोर्स आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं लाइक सेरिकल्चर, ठीक है। इसलिए देखिए क्योंकि टी है इसको हिल स्लोप्स पे उगाया जाता है इसलिए इसका मैकेनाइजेशन इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। जब इसको ड्राइंग किया जाता है यानी सुखाया जाता है, रोलिंग किया जाता है, फर्मेंटेशन की जाती है यानी काट छाँट की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है यानी लो ग्रेड एंड हाई ग्रेड, और इसकी पैकेजिंग की जाती है, तब यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है। इसलिए इसकी जो प्लांटेशन है वो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरियाज़ के पास ही इंस्टॉल की जाती है। इसके अलावा हम सेकंड फैक्टर देखें तो रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी कैसी है। जो टी के लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल वेट लॉस इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए इसकी जो प्रोसेसिंग है वो कोशिश की जाती है कि जो प्लांटेशन वाला क्षेत्र है वहीं पे इसकी प्रोसेसिंग की जाए। फर्दर इसकी जो रीपैकिंग होती है वो ब्रेक ऑफ बल्क लोकेशन पे होनी चाहिए। वो कैसे, फॉर एग्जांपल देखते हैं हम पोर्ट सिटीज़ लाइक लंदन, यानी बल्क लोकेशन का ब्रेक क्या होता है जब हम एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटरवे से हमें रेलवे के ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ बल्क लोकेशन। तो यहाँ पे इसकी रीपैकेजिंग होती है, तो यहाँ पे बहुत स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगला फैक्टर देखें तो हम क्लाइमेट देख सकते हैं, यानी कि जो सर्दी वाला मौसम होता है वो इसके लीव्स को डैमेज कर देता है, इसलिए नॉर्थन चाइना और जापान का जो हॉन्शू आइलैंड्स है उससे आगे इसको उगाया नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो विंटर्स हैं वो एक लंबे समय तक स्टे करती हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो रिटार्ड होती है, रुक जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला इसका फैक्टर देखें तो टोपोग्राफी देख सकते हैं। देखिए
इसके लिए जो स्टैगनेंट वाटर है यानी रुका हुआ पानी इसके लिए सूटेबल नहीं होता, इसलिए इसको हाईलैंड्स या फिर हिल स्लोप्स में उगाया जाता है। फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग की हिल्स में, इसके अलावा वेस्ट बंगाल की जलपाईगुड़ी वाला क्षेत्र, इसके अलावा तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स में इसको उगाया जाता है। देखिए जो कॉफ़ी प्लांटेशन है वो कर्नाटका और केरला इंडिया में दोनों जगह उगाया जाता है। अगर हम इसका मेन रीजन देखें, क्षेत्र देखें, तो ये वेस्टर्न घाट्स प्लस में नीलगिरी हिल्स वाला रीजन है वो, ये दोनों ही टी और कॉफ़ी के लिए सूटेबल माना जाता है। अगर हम सॉइल की बात करें तो आपको सॉइल के बारे में पता होना चाहिए। रेड सॉइल इज़ सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द कॉफ़ी एंड टी, ठीक है, क्योंकि ये बेस्ट सूटेड हिल एरियाज़ में होती है, यहाँ पे स्टैगनेंट वाटर नहीं रह पाता, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जो कॉफ़ी है वो नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न स्लोप्स हैं जो हमारे घाट्स के, उनमें इसको उगाया जाता है, क्योंकि जो हमारी कॉफ़ी है वो डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करती है, ठीक है। जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है, लक्षद्वीप सी का टेम्परेचर वहाँ पे जो स्टे करता है वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास थ्रू आउट द ईयर स्टे करता है, इसलिए ये अच्छा माना जाता है। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसको वाया कोची पोर्ट ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर हम इसके मार्केट प्लेस की बात करते हैं तो कोची पोर्ट से मोस्टली इटली के लिए यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, और लोकल डिमांड जो साउथ इंडिया की है उसको फुलफ़िल किया जाता है। इसके अलावा देखिए हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जान लेते हैं। 1991 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। जो ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसमें मेनली 3 डायमेंशंस थी जो आपने इकोनॉमी में पढ़े होंगे, जिसको हम जनरली LPG बोलते हैं, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत कुछ मेजर्स को शुरू किया गया। फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है उसको ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है उसको फ्री एंट्री दी गई, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा कैपिटल मार्केट को एक्सेस दी गई, ओपन ट्रेड को लागू किया गया, और जो फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है उसको भी ख़त्म किया गया। इसके अलावा लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल लोकेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है किसी कंट्री की इकोनॉमी और वर्ल्ड की इकोनॉमी का इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए ये टाइमलाइन है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो रिफॉर्म्स आए हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 1948 से लेके 1991 तक जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में रिफॉर्म्स हुए हैं ये उसका एरा है, ठीक है। तो 1948 से 56 के बीच में हम देख सकते हैं यहाँ रेड टेपिज्म पब्लिक सेक्टर में देखने को मिला, ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर है इसमें प्रोग्रेस नहीं हो पाई थी। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट है और पब्लिक सेक्टर है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन देखने को मिला था प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इस तरीके से आप इन सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में क्या क्या चेंजेज हुआ वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।